जय हिंद। देखिए, इंदिरा गांधी के टाइम पे 25 जून 1975 को इमरजेंसी लागू कर दी जाती है पूरे देश में। उसके क्या क्या कारण थे, ये माहौल कैसे क्रिएट हुआ, ये इमरजेंसी भारत में लगा देना मतलब कहाँ तक जायज़ है, और सारे प्रेस बंद कर दिए जाते हैं, सारे विपक्षी नेताओं को जेल के अंदर ठूस दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा माहौल कैसे तैयार हुआ, जबकि 1971 में फुल बहुमत से 545 सीटों का चुनाव होता है और उसमें से 352 सीटें इंदिरा गांधी की सरकार हासिल करती है। इंदिरा गांधी की जो सरकार थी वो कांग्रेस, उसको आर बोलते हैं। यहाँ पे क्या था कि 1969 में कांग्रेस के दो फाड़ हो जाते हैं। पहली होती है कांग्रेस ओ और एक होती है कांग्रेस आर। जो कांग्रेस आर होती है वो इंदिरा गांधी की सरकार होती है, और ये कांग्रेस जो ओ होती है वो पुरानी वाली कांग्रेस होती है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू और उनके पुराने सहयोगी होते हैं। तो कांग्रेस आर के नेतृत्व, ये इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 1971 में चुनाव होता है, और चुनाव में इंदिरा गांधी 545 में से 352 सीट जीत जाती है। उनका इसी 5वीं पंचवर्षीय में एक नारा होता है, गरीबी हटाओ। उस नारे के साथ मैदान में उतरती है और पूरी तरह से सत्ता पर काबिज हो जाती है स्टील बॉडी के साथ। अब यहाँ पे होता क्या है कि 71 से माहौल क्रिएट बनता है और धीरे 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 चलता रहता है। इन 4 सालों में होता क्या है कि अभी मार्च में चुनाव हो गया, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई हैं। इधर क्या है कि 71 में ही भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है। वो धीरे धीरे मानेक शाह, जो हमारे जनरल होते हैं सेना के जनरल, थल सेना के जनरल अध्यक्ष होते हैं, तो मानेक शाह से बोला जाता है कि आप ये, क्योंकि घुसपैठिए घुस आते हैं मतलब मार्च अप्रैल के बाद, अप्रैल मई में, तो जून में ये चर्चा चलती है कि मानेक शाह को बुलाया जाता है और कहते हैं कि भाई आप इस युद्ध से कैसे निपटेंगे। तो मानेक शाह साफ मना कर देते कि नहीं, हम इस युद्ध में अभी नहीं उतरेंगे। तो वो कहते हैं ऐसा क्यों, मतलब हम तो पूरी तरह से लड़ना चाहते हैं। लेकिन वो कहते हैं नहीं, क्योंकि अभी क्या है कि बरसात का मौसम आने वाला है और हमारी सेना फंस जाएगी। तो वो क्या करते हैं, चुनाव को मतलब उस युद्ध को ले जाते हैं दिसंबर में। वहाँ पे मतलब ठंड का माहौल होता है, लेकिन बरसात और ये ऐसी चीज़ें कंडीशन नहीं आती। तो वो दिसंबर में युद्ध लड़ते हैं और वहाँ पर पूरी तरह से हमारा भारत जीत जाता है। और पाकिस्तान के उसी 71 के युद्ध में 2 भाग हो जाते हैं। एक पूर्वी पाकिस्तान बन जाता है, जिसको पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन जाता है, और पश्चिमी पाकिस्तान हार जाता है और बांग्लादेश मुक्त हो जाता है। इसके बाद फिर क्या होता है कि दिसंबर 1973 में एक आंदोलन की शुरुआत होती है गुजरात के अंदर, जिसको बोलते हैं हम नव निर्माण आंदोलन। इस आंदोलन में होता क्या है कि एक अहमदाबाद में यूनिवर्सिटी है, तो उसमें एक हॉस्टल है, तो उसकी फीस सरकार के द्वारा बढ़ाई दी जाती है। वहाँ के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे चिम्मनभाई पटेल, उनके द्वारा फीस वृद्धि कर दी जाती है। तो वहाँ पर छात्र आंदोलित हो जाते हैं, छात्र आंदोलन कर देते हैं। और उसके बाद जो विपक्ष था वहाँ पे, मोरारजी देसाई की कांग्रेस ओ वाली सरकार, वो भी उसके साथ हो लेती है, और अपनी जो एमएलएज होते हैं वो इस्तीफा देना स्टार्ट कर देते हैं। इस वजह से सरकार जो है अल्पमत में आती है धीरे धीरे करके, और वहाँ पे सरकार गिराने का काम हो जाता है। ये गुजरात नव निर्माण आंदोलन ये सोच के किया जाता है कि अब इस पुरानी व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म करना है। लेकिन धीरे धीरे वो आंदोलन 4 महीने तक चलता है, दिसंबर 1973 से लेकर के दिसंबर 1974 तक, सॉरी मार्च 1974 तक ये आंदोलन यहाँ तक चलता है। फिर इसके बाद फिर एक ये वाला आंदोलन हो जाता है। उसके बाद बिहार छात्र संघर्ष समिति के द्वारा एक आंदोलन बिहार के अंदर उत्पन्न किया जाता है। वहाँ पर भी क्या है कि शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौपट होती है। और इसी टाइम पे हमारे देश में 73-74 में ही एक ऑयल क्राइसिस आया हुआ होता है। तो ऑयल क्राइसिस आने की वजह से पूरे देश में महामंदी का दौर चल रहा है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, और शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से बेकार हुई जा रही है। तो उसके एवज में बिहार और अच्छी एजुकेशन और फीस वृद्धि, मतलब एजुकेशन नहीं मिल पा रहा, इसकी वजह से छात्र आंदोलित हो जाते हैं और मार्च 1974 में आंदोलन कर देते हैं, जिसमें
जो चलता है जून 1975 तक। ठीक है, लगभग एक साल, एक सवा साल ये जो है आंदोलन, बिहार आंदोलन चलता रहता है। इस बिहार छात्र संघर्ष समिति के जो नेता थे, जो आज के नेता हैं बिहार के अंदर, आप देख रहे होंगे, लालू प्रसाद यादव जी हैं, राम विलास पासवान जी हैं, नीतीश जी हैं, और भी हैं, सुशील मोदी हैं। तो ये जो नेता थे ये इसी आंदोलन की उपज हैं। ये बिहार छात्र संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष थे उस समय पे, वो थे लालू प्रसाद यादव जी। उनके नेतृत्व में ये बिहार का पूरा जो है छात्र संघर्ष समिति मैदान में कूद जाती है। और इसी आंदोलन को देख करके फिर जेपी की एंट्री होती है। जेपी, जयप्रकाश नारायण। जेपी एक ऐसा नाम है जिसे हमें डिस्क्राइब करने की या हमें मतलब बताने की जरूरत नहीं है। जेपी एक अपने आप में बहुत ही कद्दावर नेता थे। स्वतंत्रता आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था, उसमें भी उन्होंने महात्मा गांधी के साथ बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। और जो विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन जो चलाया था, उसमें भी उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। और जेपी आंदोलन 1960 तक आते आते, ये मतलब पूरी तरह से 50 तक आते आते, 1950 में तो 47 में देश आज़ाद हुआ, 50 हुआ, 50 के बाद 60 तक वो राजनीति छोड़ चुके थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि यहाँ गुजरात वाला मामला पूरा चल रहा था, इधर बिहार के जो छात्र थे, पूरा बिहार एकदम उठ खड़ा हुआ था आंदोलन करने के लिए। और यहाँ पर जो सीएम थे वो अब्दुल गफूर, ये बिहार के उस टाइम पे सीएम थे, और गुजरात के सीएम थे आपके चिमन भाई पटेल। तो ये दोनों कांग्रेसी नेता थे, कांग्रेस की सरकार थी। तो यहाँ पर जब इतना बड़ा आंदोलन यहाँ पर उठ खड़ा हुआ, और जो विपक्ष के नेता थे, जो छात्र आंदोलन कर रहे थे, उनके अनुरोध पर वो सब जेपी के पास जाते हैं, और जेपी उस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए राजी हो जाते हैं। और यहाँ से एंट्री होती है जेपी की, जयप्रकाश नारायण की। अब जयप्रकाश नारायण इसका नेतृत्व करते हैं। तो जेपी को लगा कहीं ना कहीं इस आंदोलन को अब हमको जो जनता की भावनाओं को समझते हुए इसकी कमान अपने हाथ में लेनी चाहिए। तो यहां से उदय होता है जेपी आंदोलन, जयप्रकाश नारायण का आंदोलन यहां से स्टार्ट होता है। और उन्होंने एक पटना में, बिहार के पटना के गांधी मैदान में उन्होंने एक 5 जून 1974 को एक रैली आयोजित करते हैं। 5 जून 1974 को, यह डेट बहुत अच्छी तरह याद रखना। ये छात्र जो क्या करते हैं कि वहां पर विधानसभा का घेराव कर रहे होते हैं, तो वहां पर पुलिस लाठीचार्ज करती है, इनको जेल में डालने का काम करती है। उसके बाद ये निकल करके जब रैली में आते हैं तो वहां पे पुलिस गोलियां भी चला देती है। तो वहां पे 20 लोग कम से कम घायल हो जाते हैं, घायल क्या मर ही जाते हैं वो, और बहुत सारे लोग घायल हो जाते हैं। तो उस भीड़ को, जब वो भीड़ मरे हुए लोगों की डेड बॉडी और वहां जब आती है रैली में, तो वहां पर क्या होता है कि पूरी जो लोग थे उनमें भावना जागृत हो जाती है और एक आंदोलन की और चरम सीमा पर पहुंचने की। लेकिन जेपी कहते हैं कि आपको संघर्ष नहीं करना है, आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, आपको आंदोलन को, आप ये कितने मारते हैं देखते हैं और मारने दो, लेकिन आपको हाथ नहीं उठाना है। बिल्कुल शांतिपूर्वक ये लठ चलाते तो मारना है मार दो, गोली चलानी चला दो, लेकिन ये उठे मतलब हम जो है हथियार नहीं उठाएंगे, ना ही कोई बदतमीजी करेंगे। इसके बाद क्या होता है, पूरे बिहार के लोगों की भावनाएं उनसे जुड़ती हैं और आंदोलन पूरी तरह से चरम सीमा पर पहुंच जाता है। इसके बाद जेपी एक आंदोलन को एक नारा देते हैं, संपूर्ण क्रांति, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सारी इकाइयों को चेंज किया जाता है। और ये मांग करते हैं कि हमें संपूर्ण क्रांति चाहिए, संपूर्ण क्रांति का नारा यहां से बुलंद होता है। पूरी व्यवस्था को खत्म करके एक नई व्यवस्था को जन्म देने की बात चल रही होती है। इसके बाद इसमें भी ये एक ये मुद्दा था, एक बिहार वाला मुद्दा था, एक जेपी आंदोलन की एंट्री हो जाती है, जेपी आंदोलन चलता रहता है। इसी टाइम पे 8 मई 1974 से 27 मई 1974 तक रेलवे की हड़ताल होती है। रेलवे की हड़ताल बहुत बड़े पैमाने पर होती है। सारे रेल के कर्मचारी, 17 लाख कर्मचारी लगभग होते हैं। स्ट्राइक होती किस वजह से है, वो स्ट्राइक जो होती है वो जो उनकी ऐसा होता था कि एक ही ड्राइवर एक स्थान से 4-4 दिन तक दूसरे स्थान तक जो गाड़ी ले जाता था, तो वो क्या थे, नींद की वजह से थक जाता था और उसे नींद आती थी तो एक्सीडेंट वगैरह भी हो जाते। तो वो ये मांग कर रहे थे कि हमको मतलब जो ड्यूटी का एक टाइम निर्धारित किया जाए और हमारे जो वेतन हैं उनको सही किया जाए, ज़्यादा वेतन दिया जाए। तो इस तरह से वहाँ पर ये भावना उत्पन्न हो रही थी कि हमें रेलवे में सुधार चाहिए। तो रेलवे स्ट्राइक करते हैं बहुत बड़े पैमाने पर, 14 लाख कर्मचारी कम से कम इसमें स्ट्राइक में हिस्सा लेते हैं।
और इंदिरा गांधी उनको इस जबरदस्ती इस नौकरी से निकाल देती है। उनको उनके नेता जॉर्ज फर्नांडीज जो होते हैं, इस पूरी स्ट्राइक को नेतृत्व जो देने का काम करते हैं, वो उनको भी जेल में डाल दिया जाता है। यहाँ जितने भी आंदोलनकारी हुए सबको जेल भेज दिया जाता है, सबको यही किया जाता है, सब प्रेस वालों को बंद कर दिया जाता है। इसके बाद एक फिर इसी टाइम पे 12 जून 1975 को 12 जून 1975 को राजनारायण केस हाईकोर्ट का फैसला आता है। राजनारायण केस हाईकोर्ट का फैसला आता है। इस फैसले में होता क्या है कि रायबरेली में 1971 में इंदिरा गांधी एमपी का चुनाव लड़ती है, सांसदी का। उसमें राजनारायण उनके विपक्ष में चुनाव लड़ते हैं। राजनारायण ये जो इंदिरा गांधी थी उन पर ये इल्जाम लगाते हैं कि इन्होंने जो चुनाव हुआ था 1971 में सांसदी का, उसमें सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है और उन पर इलेक्शन फ्रॉड का भी इल्जाम लगाया जाता है। इलेक्शन फ्रॉड का चार्ज लगाया जाता है। तो इस तरह से फाइल हो जाती है। लेकिन उसका फैसला जो है आता है 12 जून 1975 को, और उस इलाहाबाद फैसले में ये कहा जाता है कि इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन फ्रॉड का मामला तो वो तो हटा लिया जाता है, लेकिन उसमें सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जाता है। जैसे पुलिस का, बिजली का, ये सरकारी ऑफिसर हैं, वाहन है, सरकारी वाहन, उनको सबको चुनाव में लगा दिया जाता है। तो वहां पर इसको चार्ज दिया जाता है। इस फैसले में होता क्या है, इस फैसले में उनके जो एमपी पद से, जो उनका एमपी सांसदी का पद था, उसको खत्म कर दिया जाता है कि आप सांसद नहीं है। ये यहाँ पे ये फैसला दिया जाता है कि आप सांसद नहीं है। तो इसका मतलब है कि जब वो प्रधानमंत्री पद पर बनी हुई हैं तो अब लगता है कि उनको प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। और इंदिरा गांधी के 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी जाती है। इस तरह का हाई कोर्ट का फैसला आता है। इसी एवज में इस 12 जून के फैसले को वो ले जाती हैं सुप्रीम कोर्ट में। जब वो सुप्रीम कोर्ट में उस फैसले को ले जाती हैं तो सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है आपका 24 जून 1975 को। 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है। सुप्रीम कोर्ट के जो उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे वो थे A.N. रे। A.N. रे इंदिरा गांधी के बहुत ही करीबी थे। A.N. रे जो थे वो चार जो CJI थे उनको सुपरसीड करते हुए, मतलब CJI नहीं, मतलब 4 जो सुपर जज थे उनको सुपरसीड करते हुए जो 5वें नंबर के A.N. रे जज थे उनको सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त कर दिया जाता है। और वो इंदिरा गांधी के करीबी थे। इस मामले में वो फैसला जो देते हैं वो ये कहते हैं कि आपका एमपी का पद तो खत्म हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन आप जो है प्रधानमंत्री बनी रह सकती हैं। इनका मतलब क्या था, इस चीज का मतलब क्या था कि A.N. रे ने इस तरह से फैसला दिया क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी प्लानिंग चल रही थी कुछ और। प्लानिंग क्या थी कि जैसे ही ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का आता है 24 जून को कि आप प्रधानमंत्री, एमपी का पद तो आपका समाप्त हो जाएगा लेकिन आप प्रधानमंत्री बनी रह सकती हैं, तो 25 जून को एक ऑफिशियल भेजा जाता है। उसमें 25 जून को इमरजेंसी की घोषणा की जाती है। लेकिन 25 जून को वो रात को, मतलब इमरजेंसी लगाई जाती है रात को 1:30 बजे। 25 जून को रात को 1:30 बजे इमरजेंसी लगाई जाती है। लेकिन 25 जून को होता क्या है, 25 जून को सारे विपक्षी नेता, जिसका नेतृत्व कर रहे थे हमारे जयप्रकाश नारायण, दिल्ली में एक रैली आयोजित करते हैं। उस रैली में आपके आडवाणी जी और बहुत सारे नेता थे जो विपक्ष के नेता थे, सारे नेता जो विपक्षी नेता थे वो सारे के सारे उसमें हिस्सा लेते हैं। पूरे छात्र और सब कुछ उस रैली में हिस्सा लेते हैं। रैली में अशोक मेहता थे, आडवाणी जी थे, हाँ, जेपी जयप्रकाश नारायण थे, वो सारे के सारे नेता उसमें भाग लेते हैं उस रैली में, दिल्ली की रैली में। और वहां पे इंदिरा गांधी को जैसे ये सूचना मिलती है और वो सेना के जो सैनिक थे उनको भी ये कहते हैं कि आप अपने हथियार छोड़ दीजिए। पुलिस और ऑफिशियल जो ऑफिसर होते थे उनसे कह दिया गया कि आप सरकार का कोई भी आदेश मत मानिए, सारे आदेश खत्म कर दीजिए और आप इस आंदोलन से जुड़ जाइए। इस तरह ये माहौल लगता है इंदिरा गांधी को कि अब ये पूरी तरह ये तो बगावत के लिए बोल रहे हैं। तो वो क्या करती है, इमरजेंसी की घोषणा कर देती है और इमरजेंसी में सारे नेताओं को जेल के अंदर डाल दिया जाता है। और 25 जून 1975 से इमरजेंसी लागू हो जाती है। इसके बाद इमरजेंसी चलती रहती है। सारे नागरिक अधिकारों को छीन लिया जाता है, सारे प्रेस बंद कर दिए जाते हैं
और जितने भी विपक्षी नेता होते हैं सबको जेल के अंदर ठूस दिया जाता है। हाय तौबा मच जाती है पूरे भारत के अंदर। अगर कोई छात्र भी अगर किसी के सरकार के खिलाफ जो एक आर्टिकल भी लिख देता था उसको भी जेल में अंदर डाल दिया जाता है। यह हालत थी, किसी को कोई भी बोलने की इजाज़त नहीं देता कि सरकार के खिलाफ कोई बोले। फिर उसके बाद होता क्या है कि एक बाहरी दबाव, पूरे विश्व का दबाव पड़ता है अलग अलग देशों का। तो मार्च 1977 में चुनाव कराए जाते हैं। मार्च 1977 में चुनाव होते हैं, वहां पर इंदिरा गांधी पूरी तरह हार जाती हैं और जनता पार्टी की सरकार नियुक्त हो जाती है और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में 1977 में मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। तो यहां तक देखा आपने इमरजेंसी कैसे लागू हुई, उसके फैक्टर क्या क्या थे। उसमें गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन, ये एक चरण था। दूसरा था बिहार छात्र संघर्ष समिति का आंदोलन, जिसके नेतृत्व लालू जी कर रहे थे। और फिर आती है जेपी आंदोलन। तो जेपी आंदोलन में जयप्रकाश नारायण की एंट्री होती है। 5 जून 1974 से जून 1975 तक चलता है। फिर रेलवे की हड़ताल उसी में होती है 8 मई 1974 से 27 मई 1974 तक। फिर जयप्रकाश नारायण का केस आता है 12 जून 1975 को। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हाई कोर्ट का फैसला आता है। और यहीं पे 12 जून 1975 में ही ये गुजरात में चुनाव जो होते हैं उसमें भी कांग्रेस हार जाती है। वो उसका फैसला भी गुजरात के जो वोटिंग होती है उसका फैसला भी 12 जून 1975 को ही आता है। वहां पे भी सरकार ये कांग्रेस पूरी तरह खत्म हो जाती है। तो 12 जून 1975 को दो झटके जब इंदिरा गांधी को लगते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट भागती हैं। और सुप्रीम कोर्ट में भी 24 जून को जो फैसला आता है और उसको देखते हुए, और दिल्ली की रैली को, जेपी की जो रैली है हो रही थी 25 जून को, उसको देखते हुए इंदिरा गांधी संजय गांधी के कहने पर या कोई और नेता होगा उनके कहने पर या खुद की मर्जी से इमरजेंसी लागू करवा देती हैं। और वो चलती है आपकी मार्च 1977 तक। चुनाव कराए जाते हैं मार्च 1977 में और जनता पार्टी जो मोरारजी देसाई की पार्टी है वो मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बन जाते हैं। तो यहाँ तक ये आपके इमरजेंसी काल है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करना। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो को इस तरह की जानकारी अगर आपको चाहिए तो आपको वो प्रॉपर तरीके से मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।